Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and you are watching the channel Law Mentoring. Today we will discuss about Article 128 of Qanun-e-Shahadat order, which is one of the most important topics of Qanun-e-Shahadat. आर्टिकल 128 जो है इसको हमने पढ़ना है बर्डन ऑफ प्रूफ में। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 127 तक पढ़ा था बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से। आर्टिकल 128 जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, कि एक चाइल्ड जो है वो कब कब लेजिटिमेट कंसीडर होगा और कब कब इलेजिटिमेट कंसीडर होगा, उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से कंक्लूसिव प्रूफ क्या क्या है और इसके जनरल रूल क्या है कि कब कब चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा। और एक्सेप्शंस में अगर हम आ जाते हैं तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कब हस्बैंड पर जाएगा, कब वाइफ पर जाएगा कि वो साबित करें कि वो चाइल्ड लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। तो लेजिटिमेसी एंड इलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में जो टॉपिक हमें एक्सप्लेन करता है वो कानून शहादत का आर्टिकल 128 है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके सब आर्टिकल 1 में। सब आर्टिकल 1 में इन्होंने हमें जनरल रूल बता दिया है अकॉर्डिंग टू हनफी लॉ, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, बिकॉज हमारी कोर्ट्स में अदालतों में सुन्नी लॉ या हनफी लॉ प्रिवेल करता है। अगर कोई एक्सेप्शन है, कोई और पर्सन आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू उसके जो उसका स्कूल ऑफ थॉट होगा, वो शिया है या वो किसी और स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डील किया जाएगा। सब आर्टिकल 1 में इन्होंने हमें तीन चीज़ें बता दी हैं, तीन कंडीशंस बता दी हैं कि कब जो है वो चाइल्ड हर सूरत लेजिटिमेट ही कंसीडर होगा, कब वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्चा जो है वो जायज़ है, वो लेजिटिमेट है, अनलेस के कोई कंट्रेरी इससे बात ना करे। और अगर कोई इससे उलट जाएगा, अगर कोई पर्सन रिफ्यूज़ करेगा तो वो फिर उस चीज़ को प्रूफ भी करेगा। ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बच्चा जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है इस चीज़ का कि वो जायज़ ही है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही है, तो ऐसी ये इसमें तीन कंडीशंस बताई हुई हैं। सबसे पहला कि अगर तो बच्चा जो है वो कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, ठीक है, अगर मियाँ बीवी की शादी चल रही है, ठीक है, ना तो अभी शादी डिसॉल्व हुई है, ना कुछ और, ना हस्बैंड की डेथ हुई है, ना कुछ, वैलिड मैरिज है, अभी कंटिन्यू है, वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंस है, उस दौरान जो बेबी पैदा होगा, जिस बच्चे की पैदाइश होगी, वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया हुआ है, एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ल्यूनर मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। अब ऊपर वाली बात से इसको रिलेट करके पढ़ें कि शादी हो भी गई है, उस दौरान जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा, बट शादी की डेट के बाद, शादी हो गई है, उसके बाद 6 मंथ गुजरने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा। 6 मंथ गुजरने से पहले अगर वो पैदा हो गया तो फिर वो इलेजिटिमेट कंसीडर होगा, ठीक है। शादी के दौरान बच्चा पैदा होना लेजिटिमेट है, बट नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। शादी होने के बाद 6 मंथ गुजर जाए, गुजरने के बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई ज़्यादा सर्कमस्टांसेस हमारी सोसाइटी में होते हैं कि चाइल्ड बर्थ जो है वो वक्त से पहले भी हो जाती है, बट 6 मंथ्स का अरसा रखा गया है कि 6 मंथ गुजरने के बाद अगर वो पैदा हो गया है तो फिर वो लेजिटिमेट ही कंसीडर होगा। और इस सेंस में ये भी देखा जाएगा कि बच्चे की सेहत को मद्देनज़र रखा जाएगा कि वो इतना है कि वो 6 माह का ही लग रहा है, और चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को देखा जाएगा कि वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। बट आर्टिकल 128 हमें कहता है कि शादी की डेट के बाद 6 माह गुजरने के बाद बच्चा पैदा होता है, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट ही कंसीडर होगा। तीसरी इन्होंने हमें क्या कंडीशन बताई है इसमें, जिसमें चाइल्ड जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो लेजिटिमेट ही है, तो वो है और विद इन 2 years आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। ऊपर में दो हमने मैरिज की बात कर ली है जब शादी चल रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात की है कि शादी ख़त्म हो गई है, शादी डिसॉल्व हो गई है। अब डिसॉल्व होने के बाद, डिसॉल्व कैसे, फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो गई है, ठीक है, डिवोर्स होने के बाद 2 साल का अरसा जो है, उसमें डिवोर्स होने के बाद का जो 2 साल का अरसा है, उस 2 साल के अरसे के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा, ठीक है, ठीक है। 2 साल के अरसे के बाद अगर पैदा होगा तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट वो इलेजिटिमेट होगा।
अब इस हवाले से कि डिसोल्यूशन के बाद 2 साल के अरसे में बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा, ये तो हमें कहते हैं ना सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। इसके हवाले से हमें बाकी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, टॉप ऑफ द पेज पे अगर आप देखें टॉप राइट कॉर्नर पे, तो शिया स्कूल ऑफ थॉट हमें कहता है कि शादी डिजॉल्व, यहाँ डिसोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, शादी डिजॉल्व होने के बाद 10 माह के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो लेजिटिमेट होगा, 10 माह के बाद वाला लेजिटिमेट नहीं होगा। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि शादी डिजॉल्व होने के 4 साल बाद के अरसा जो है, 4 साल के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा होता है शादी डिजॉल्व होने के बाद, तो वो लेजिटिमेट होगा, इलेजिटिमेट कंसीडर नहीं होगा। ये तो हमें इन्होंने बता दिया है जनरल रूल के कब कब चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा ही होगा। अगर इससे उलट कोई जाता है, हस्बैंड कहता है कि नहीं मेरा तो ये बच्चा है ही नहीं, ये इलेजिटिमेट है, तो वो आगे हम एक्सेप्शंस में पढ़ रहे हैं, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम इस टॉपिक को बर्डन ऑफ प्रूफ में स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन रिफ्यूज़ करता है या कोई और बात क्लेम कर लेता है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने आर्टिकल 117 में जनरल रूल पढ़ा है बर्डन ऑफ प्रूफ का कि जो बंदा, ये जो पर्सन किसी बात को क्लेम करता है, ये असर्ट करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर जाता है। अब आ जाते हैं इसकी एक्सेप्शंस में नीचे। एक्सेप्शंस, यहाँ पर एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ऊपर तो हमें बता दिया है कि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट कब होगा, अब चाइल्ड इलेजिटिमेट कब होगा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ फिर किस पर आएगा उन कंडीशंस में, ये हमें एक्सेप्शंस में बताया है। एक्सेप्शन में वो कहता है कि अगर हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज़ कर दे, इफ द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड, अगर हस्बैंड रिफ्यूज़ कर देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ये लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, तो फिर ऊपर वाली 3 कंडीशंस होने के बावजूद भी अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, अदालत कहेगी कि अगर आप ये बात एजर्ट कर रहे हैं कि जो है वो चाइल्ड जो है वो इलेजिटिमेट है, तो आप इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, अब ये जो है ना गौर तलब बात है थोड़ी, सेकंड एक्सेप्शन को ज़रा गौर से पढ़ना है क्योंकि इसको हमने ऊपर वाले जनरल रूल से रिलेट करके पढ़ना है। द चाइल्ड वॉज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar months फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमन हैड एक्सेप्टेड दैट द पीरियड ऑफ इद्दत हैड कम टू एन एंड। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar month अगर चाइल्ड की बर्थ हो गई है तो वो इलेजिटिमेट है, ठीक है। ऊपर हमने ये पढ़ा है कि डिसोल्यूशन के बाद भी अगर 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट है, वो 2 साल का अरसा दे रहे हैं, तो नीचे ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि आफ्टर 6 months अगर पैदा हो रहा है बच्चा तो वो लेजिटिमेट कंसीडर होगा, ठीक है। तो नीचे वो उलट बात क्यों कर रहे हैं कि इलेजिटिमेट होगा अगर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 months भी वो पैदा हो रहा है, 6 माह के बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो फिर वो इलेजिटिमेट किस सेंस में है। इसकी रीज़न उन्होंने हमें बता दी है इसकी नेक्स्ट लाइन में। यहाँ दरअसल बात जो आ रही है वो वुमेन के एक्सेप्ट करने की है कि इद्दत पीरियड ख़त्म हो चुका है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। इद्दत पीरियड का क्या मकसद होता है, इद्दत का मकसद इस्लाम ने क्यों दिया है, इद्दत का क्यों कॉन्सेप्ट आया, इद्दत का पीरियड गुजारने के पीछे रीज़न ये होती है कि पता चल जाए कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, बिकॉज इद्दत गुजरने के बाद ही वो आगे शादी कर सकती है। अगर वो शादी पहले कर लेगी और वो प्रेग्नेंट हुई, जो कि पिछले हस्बैंड का जो है वो बच्चा होगा, तो फिर इस तरह क्या होगा, माशरे में इंतशार पैदा होगा। इसीलिए इद्दत पीरियड रखा गया कि इद्दत पीरियड गुजारा जाए ताकि पता चल जाए कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट शादी कर सकती है, ठीक है। और किसी किसी का इद्दत पीरियड जो है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इद्दत पीरियड का ताल्लुक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, साइकिल्स गुजारने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वुमेन एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने अपना इद्दत पीरियड गुजार लिया है, मेरा इद्दत पीरियड ख़त्म हो चुका है, अगर उसके बाद भी अगर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 months जो है वो बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके 6 माह गुजरने के बाद बच्चा पैदा हो गया है, तो वो इलेजिटिमेट कंसीडर होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसीलिए ये बात ऊपर वाली बात से कंट्राडिक्ट कर रही थी। ऊपर वाली तो सिंपल बात है ना कि डिसोल्यूशन के बाद जो है वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया, उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था इस चीज़ को कि मेरा जो है वो इद्दत पीरियड ख़त्म हो गया है एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट, इस बात को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट ये वाली जो एक्सेप्शन है इसमें उसने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा इद्दत पीरियड ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इद्दत पीरियड का उसको पता है कि वो
जो है अकॉर्डिंग टू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका इद्दत पीरियड जो है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को वो अगर एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसका कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, तो उसके बाद बावजूद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो इलेजिटिमेट कंसीडर होगा, इसलिए इस बात को एक्सेप्शन में लेकर आया गया। पर यहाँ अगर हम इसको बर्डन ऑफ प्रूफ से मिला कर पढ़ें तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हस्बैंड कहता है कि जो है वो, यहाँ फिर भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हस्बैंड पर आएगा कि अगर वो इसको इलेजिटिमेट कहता है तो, ठीक है। हस्बैंड के ऊपर प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो इसको साबित करे कि ये इलेजिटिमेट कैसे है। और वाइफ के ऊपर भी इसमें इस एक्सेप्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि वो इस बात को साबित करे कि ये जो है वो लेजिटिमेट किस तरह। अगर वाइफ कहती है कि नहीं ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जनरल रूल तो हमें लॉ तो हमें यही कहता है ना कि वो इलेजिटिमेट है, तो यहाँ अगर वाइफ ये कहती है कि नहीं ये लेजिटिमेट है तो वो उस चीज़ को प्रूव भी करेगी। और हस्बैंड पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो उसकी इलेजिटिमेसी को जो है वो साबित करे कि वो बच्चा कैसे इलेजिटिमेट है। और इसके बाद आ जाते हैं इसके सब आर्टिकल 2 पर। नथिंग कंटेन्ड इन द क्लॉज 1 शेल अप्लाई टू अ नॉन मुस्लिम इफ इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद हिज फेथ। कि जो सब क्लॉज 1 इसकी हमने पढ़ी है तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो कंक्लूसिव प्रूफ, ये हमने पढ़ी है सुन्नी लॉ के हवाले से। अगर कोई नॉन मुस्लिम बीच में आता है, नॉन मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसके ऊपर ये वाली जो प्रोविजंस हैं ये अप्लाई नहीं होती। अगर उसका जो फेथ है, ये बातें अगर उसके फेथ से मुतजाद हों, इनकन्सिस्टेंट हों, या अगर सुन्नी लॉ का वो नहीं है, वो शिया लॉ का पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्कूल ऑफ थॉट उसको जो है वो डील किया जाएगा। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you liked the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.